हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए साइंस पढ़ेंगे और साइंस में सीखेंगे ऊष्मा यानी हीट। देखिए, हीट और ऊष्मा का एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है और आज इस पार्ट के साथ ऊष्मा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऊष्मा के बाद अब हम प्रकाश पढ़ेंगे और प्रकाश के बाद ध्वनि पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया जाएगा। और यहाँ से काफ़ी प्रश्न हर साल पिछले वर्षों में पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके। अभी के लिए फिलहाल ऊष्मा में जो इतने पॉइंट्स आपको और 6-7 पॉइंट और पढ़ने हैं, 8 पॉइंट, तो उनको हम अच्छे से सीखेंगे। इसके पहले आपको ऊष्मा क्या है, उसके बेसिक्स और ऊष्मा में क्वथनांक, हिमांक, गलनांक, ये सारी चीज़ें आपको डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, यानी ये सब चीज़ें आपको सिखाई जा चुकी हैं। अब इस पार्ट में उसके आगे की चीज़ें मैं करवा रहा हूँ जो कि आपसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको आप डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये क्रम से मैंने चीज़ों को लिख लिया है कि इसी क्रम में चीज़ें छूटने ना पाए और इसी क्रम में आपको चीज़ों को सिखाया जाए। देखिए, सबसे पहले क्रम में हम सीखने वाले हैं कि एक कैलोरी क्या है। ठीक है, एक कैलोरी क्या होता है। देखिए, एक कैलोरी किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप अगर बढ़ाया जाए। देखिए, कैलोरी आप सभी जानते हैं क्या होता है। कैलोरी ऊष्मा का ही एक व्यवहारिक मात्रक है और मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, वो जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, जूल होता है। व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी मात्रक कहने का मतलब ये, जैसे किसी भी बात को अगर हमें व्यक्त करना है तो जब तक हम उसके साथ उसका मात्रक नहीं बताएंगे, यह स्पष्ट नहीं होगा कि वह किस प्रकार की राशि है। जैसे अगर हम केवल लिख देते हैं 7 तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे तुरंत पता चलेगा कि ये द्रव्यमान है। या 7 के बाद हम जैसे ही मीटर लिखेंगे आप तुरंत समझेंगे कि ये दूरी है। या किलोमीटर लिखेंगे तो भी आप समझेंगे दूरी। यानी किसी भी वस्तु के साथ उसका मात्रक जो है होना बहुत आवश्यक है और परिमाण के साथ साथ मात्रक जब तक नहीं होगा तब तक उस वस्तु के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो कैलोरी यही है कि ऊष्मा को हम कैलोरी में लिखते हैं। जहां पर लिखा होगा 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 5 कैलोरी, मतलब वो ऊष्मा को व्यक्त कर रहा है। जैसे 7 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, ये सब है तो वो द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से सामान्य सी बात यह है कि 1 कैलोरी क्या है, तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम, मान लेते हैं कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, उसका हमें अगर 1 ग्राम ले लिया जाए और उस 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए। कितना? केवल 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिएगा तो परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, नहीं तो अजीब लगेगा। कोई पदार्थ है जिसमें ऊष्मा, भाई देखिए कैलोरी है, ऊष्मा बात की जा रही तो जाहिर सी बात उस पदार्थ में ऊष्मा जानी चाहिए। जैसे लोहा है, स्टील है, जो भी चीजें हैं, इस तरीके की धातुएं हैं, तो उनमें जाएगा। तो उसका अगर हम 1 ग्राम ले लें, यानी किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम लेकर के उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो पदार्थ के लिए जो आवश्यक मात्रा है वो 1 कैलोरी कही जाएगी। ठीक है, उस पदार्थ के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कही जाएगी। यानी सामान्य रूप से आपने समझा कि 1 कैलोरी क्या है, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ के लिए 1 कैलोरी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य सी बात हो गई। तो 1 कैलोरी पूछा जाए या इसी के साथ लिखा 1 किलो कैलोरी क्या है, तो क्योंकि वर्ड यहां पर आ गया किलो, तो आप अब क्या बोलेंगे, यहां पर आपने 1 ग्राम पदार्थ लिया था, यहां पर आप 1 केजी ले लेंगे। तो अगर आपको ये बताना कि 1 किलो कैलोरी से आप क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे भाई 1 किलोग्राम पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो 1 किलोग्राम है का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल आप बोल देंगे। तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं और आप उसको आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहां पर है कि कैलोरी तथा जूल में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपको मालूम है कि 1 कैलोरी और जूल दोनों ही ऊष्मा के ही मात्रक है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, लगभग यही मान होता है।
तो ये कई कई जगहों पर 4.2 भी लिखा मिल जाता है, क्योंकि 1/8 लगभग 4.2 के पास है, तो कभी कभी आपको ये भी लिखा मिल सकता है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये लगभग मान होगा कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। जैसे आप देखते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आप समझेंगे तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, चीजें एक ही राशि को व्यक्त कर रही हैं, दोनों ऊष्मा को ही व्यक्त करते हैं, कैलोरी भी और जूल भी। जैसे आपको मालूम है कि मीटर लिखा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो भाई ये बात आपको कंफर्म है कि मीटर भी दूरी को व्यक्त कर रहा है और सेंटीमीटर भी दूरी को व्यक्त कर रहा है। बस ये 1 मीटर में कहा गया और ये 100 सेंटीमीटर कहा गया, दोनों समान भी हैं लेकिन देखने में परिमाण में अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से ही चीजें होती हैं। यहाँ पर 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा क्या है। विशिष्ट ऊष्मा जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या है। विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ये भी उसी तरीके से, इसमें परिभाषाएं 1 ग्राम या 1 किलोग्राम को लेकर के ही बनती हैं, बस आपको ध्यान देना है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे किसी पदार्थ, इसमें भी क्या कहा जाएगा, ऐसे ही होगा कि भाई किसी पदार्थ की के 1 ग्राम द्रव्यमान के, यहां भी आप क्या करेंगे 1 ग्राम बोल दीजिए, के 1 ग्राम द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप कितना, 1 ही डिग्री सेल्सियस। यानी मान लीजिए किसी का ताप 14 डिग्री सेल्सियस है तो आप उसको कहां पहुंचाएंगे 15 डिग्री, यानी 14 डिग्री से 15 डिग्री पहुंचाने में जितनी आवश्यक ऊष्मा आपको चाहिए वही स्पेसिफिक हीट होगी, विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो इस प्रकार से ही होता है, बस केवल समझना है। एक बार समझ गए तो आसान हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, आराम से आप लिख लेंगे। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, है ना, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपकी डेफिनेशन यानी परिभाषा हो गई। विशिष्ट ऊष्मा को कई पुस्तकों में एस से या फिर सी से प्रदर्शित करते, तो ये आप लिख लीजिएगा लाइन, इसे एस से या सी से प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है Q ऊष्मा, Q बराबर MS डेल्टा T। डेल्टा T क्या है इसको भी समझेंगे। तो यहां से अगर हम S, इसी को स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। देखिए यहां पर पहले समझ लीजिए Q क्या है, Q ऊष्मा की मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा को Q कह रहे हैं यहां पर। और ये जो M है ये सीधे आप जानते हैं सभी कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, मास जिसको कहते हैं द्रव्यमान। और S क्या है, यही विशिष्ट ऊष्मा है। इस सूत्र में S को क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। और ये जो डेल्टा लगा है, डेल्टा मतलब त्रिभुज जैसा जो सिंबल, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ये जो है इसको तापांतर कहते हैं। कितना ताप होगा, ताप का अंतर क्या है, ताप कितना बढ़ा है या घटा है, तो ये चीजें यहां पर है। अब इसी में S अगर आप लिखना चाहें, विशिष्ट ऊष्मा अलग से लिखना चाहें, तो आप सोचिए सूत्र क्या बनेगा, विशिष्ट ऊष्मा S बराबर यहां से Q है, तो देखिए ये सब गुणे में है मान लीजिए, तो ये M भी क्या है Q के नीचे बटे में आ जाएगा, और ये डेल्टा T भी गुणे में है तो ये भी यहां बटे में आ जाएगा। तो ये सूत्र आपका बन जाएगा S बराबर Q बटे M डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि भाई आपको इसका बताना है तो ये दोनों गुणे में है, ये दोनों इधर Q के नीचे बटे में आ जाएंगे। ये आपका हो गया विशिष्ट ऊष्मा। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, इसका सूत्र, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कोई भी ऊष्मा, देखिए ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के सामने द्रव्यमान भी लिखा सूत्र में, इसका मतलब ऊष्मा द्रव्यमान पर निर्भर करती। आप एक बात और समझे कि जितना, जैसे आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको पानी उबालना है, गैस पर आप घर में पानी उबालें और आप 1 गिलास पानी लेकर के भगोने में डाल के उबालते हैं, तो आप देखेंगे कि उसको वो जल्दी गर्म हो जाता है। अगर आप ज्यादा पूरा भगोना भर करके पानी उबालते हैं, 1 लीटर 2 लीटर,
तो देखिए वो बहुत टाइम लेता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ऊष्मा है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उसका ताप भी उसी के द्रव्यमान के आधार पर बदलता है। तो इसका मतलब ये बात तय है कि द्रव्यमान अधिक होगा तो अधिक ऊष्मा चाहिए होगा, अधिक ताप चाहिए होगा, और यदि द्रव्यमान कम है तो उसी तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि ऊष्मा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चीजें आपकी हो गई हैं, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और अगर मैं यहीं से पूछूं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, हो सकता है पूछ ही लिया जाए। अभी आपने देखा था यहाँ पर एक सूत्र बना, एक फॉर्मूला बना, Q इज इक्वल टू एम गुणे एस गुणे डेल्टा टी, और फिर इसको मैंने विशिष्ट ऊष्मा के लिए बताया, एस बराबर, ये विशिष्ट ऊष्मा था, Q बटे ये m आ गया था गुणे डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है ताप का अंतर। मान लीजिए एक ताप कोई T1 है और एक ताप T2 है, तो आप क्या लिखेंगे, इनका अंतर देखेंगे कितना है। जैसे एक 5 डिग्री सेल्सियस है और एक 7 डिग्री सेल्सियस है, तो अंतर क्या आया, 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो 2 डिग्री सेल्सियस है यही डेल्टा टी की जगह लिख दिया जाएगा, यानी इन दोनों तापमानों का जो अंतर होगा उसी को डेल्टा टी कहा जाएगा, जिसको हम T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अंतर करना मतलब घटा के देख लेंगे, ठीक है, जितना भी हो। अब मान लीजिए एक ताप 11 डिग्री सेल्सियस है और एक 18 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे, तो अंतर कितना आएगा, 7 डिग्री सेल्सियस, ऐसे। तो ये यहां पर अंतर होता है। अच्छा, अब अगर आप बताइए कि वस्तुएं जिनका तापमान अलग अलग है, अगर तापमान अलग अलग है तब तो अंतर बन रहा है। अंतर तभी आएगा जब तापमान अलग हो। जैसे एक 5 है एक 7 है तो अंतर 2 मिला, एक 11 है एक 18 तो अंतर 7 मिला। लेकिन मान लीजिए एक 13 है और दूसरा भी 13 है, तो ऐसी स्थिति में कहां अंतर इसका मिलेगा, अंतर कितना मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में अंतर जो आएगा दोनों का 0 आएगा। कितना आएगा, 0। और अगर 0 आएगा तो यहां पर अगर हम सूत्र में इसका मान रखने लगेंगे तो यहां पर देखिए Q ऊपर है, नीचे M है, और गुणे यहां हो जाएगा 0। और मैंने आपको समझाया कि कभी भी हर में अगर 0, अब ये सब कुछ गुणा होके M और 0 गुणा होके टोटल क्या हो जाएगा, 0। और देखिए हर में जब भी 0 होता है, मैंने आपको समझाया 1/0, यानी 1/0 कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, ऊपर कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर नीचे बटे में हर में 0 है तो ये होता है अनंत, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आप ध्यान रखें, अगर कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि अगर 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं का ताप समान है, अगर 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं का ताप समान है, तो उस स्थिति में विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो आप कहेंगे अनंत होगी। क्या होगी, अनंत होगी। क्यों, आपने देखा कि भाई तापांतर, अगर दोनों वस्तुओं का ताप समान है, समान कुछ भी हो, मतलब 13 जरूरी नहीं, 13 कुछ भी होगा, हमें तो यहां पर सूत्र में उनका अंतर रखना होता है ना, डेल्टा टी का मतलब ताप का अंतर। तो अगर कोई भी 15-15 है तब भी 0 आएगा, 20-20 डिग्री तब भी 0 आएगा। अगर ताप समान है 2 वस्तुओं का तो उनका तापांतर 0 आएगा, और यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 होगा गुणा होकर के, और 0 होने के बाद जब हर में 0 आपको आ जाएगा तो वो चीज फिर जब हर में किसी भी भिन्न के हर में 0 होता है तो वह मान अनंत हो जाता है, उसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है वो अनंत होगा। यानी कि आप समझे कि अगर 2 वस्तुओं का ताप समान है तो विशिष्ट ऊष्मा उनकी क्या होगी, अनंत होगी। ये बात याद रखें, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, या 1 नंबर में या 2 नंबर में, ठीक है। आप चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। तो मुझे आशा है आप ये बिंदु भी समझ गए होंगे, माइंड में आ गया तो मैंने इसको भी आपको बता दिया। देखिए अगला है गुप्त ऊष्मा। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या है, लेटेंट हीट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा क्या है कि अगर स्थिर ताप पर, गुप्त ऊष्मा, पहले इसको समझ लेते हैं। गुप्त ऊष्मा यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लेटेंट हीट, इसकी भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। अब देखिए गुप्त ऊष्मा क्या है कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, यहां भी देखिए 1 ग्राम आप ले सकते हैं, 1 ग्राम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन, 1 ग्राम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन, यहां पर बस इतना देखिए वर्ड नया आया, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं,
गुप्त ऊष्मा, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो भी पदार्थ रहा हो उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे एल से, कैपिटल एल या स्मॉल एल जैसा भी बुक में लिखा हो, से प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला Q यानी ऊष्मा बराबर M गुणे L होता है, Q बराबर ml। जहां आपसे पूछा जाए कि Q क्या है, अभी आपको मैंने बताया था कि Q ऊष्मा की मात्रा है, M क्या है, M द्रव्यमान है, और L क्या है, यही गुप्त ऊष्मा है, इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ये चीजें अगर आपसे पूछी जाए तो आप ऐसे लिखेंगे परिभाषा। आपने देखा क्या बोला गया, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम का द्रव्यमान की अवस्था, 1 ग्राम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन। अब देखिए वर्ड अवस्था परिवर्तन का मतलब जैसे कोई चीज सॉलिड है, ठोस है, उसको द्रव में बदला जा रहा है या द्रव को गैस में बदला जा रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है ना। अगर किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम, कोई पदार्थ हो, जैसे हम 1 ग्राम बर्फ ले ले, मान लीजिए 1 ग्राम बर्फ ले लेते हैं और इसको जल में बदलने के लिए गर्मी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी। भाई बर्फ है तो उसको गर्म करना पड़ेगा या फिर तापमान बदलेगा। तो जब 1 ग्राम बर्फ ले ले और उसको जल बनाना हो, उसमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह उस बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा कहलाई जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 ग्राम द्रव्यमान, बस ये ध्यान रखें कि उसका 1 ग्राम द्रव्यमान। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है, वह पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, इसे L से प्रदर्शित किया जाता है, Q बराबर ml होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, अगर आपसे पूछा जाए कि बर्फ जो गलती है, गल के जल बनती है, तो उसके गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो आप बोलेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका साफ मतलब हुआ कि 1 ग्राम अगर बर्फ है तो उसको जो ऊष्मा लगेगी गलन के लिए, यानी उसकी गुप्त ऊष्मा क्या होगी, 80 कैलोरी। समझ गए, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को जल बनाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन, यानी बर्फ से जल या जो भी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सामान्य रूप से ऐसी परिभाषाएं आपको अब याद हो जाएंगी, टफ नहीं लगेगा, आसानी से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये सारी बातें बता लेंगे। तो मुझे आशा है आप ढंग से इस बात को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को और ढंग से सीखते हैं। अगला आ गया ऊष्मा स्थानांतरण या संचरण की विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, प्रश्न भी 2-2 नंबर में यहां से बनते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण या संचरण की विधियां क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ऊष्मा स्थानांतरण कहें या संचरण कह सकते हैं। संचरण की विधियां, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये 2-2 नंबर के प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं, आप देखेंगे तो यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसकी मुख्य 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3। क्या, पहली विधि है जिसको हम चालन कहते हैं, चालन जिसको हम इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन। और एक अगली विधि है संवहन, चालन के बाद अगली विधि है जिसका नाम है संवहन, जिसको हम इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। और एक विधि तीसरी है जो कि विकिरण है, जिसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं विकिरण, और इंग्लिश में इसको हम रेडिएशन कहते हैं। ये तो आपने देखा ऊष्मा के स्थानांतरित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। ये विधियां किस लिए हैं,
ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए या संचरण के लिए, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित हो, इसकी मुख्य 3 विधियां हैं। 3 प्रकार से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह में प्रवाहित होती है। उन 3 विधियों को कहेंगे चालन, संवहन, विकिरण। इनको ढंग से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। जैसे पहला हम नोट करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। चालन, चालन जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, कंडक्शन। अब आप देखिए चालन क्या है, यह क्योंकि ये ऊष्मा संचरण की विधि, संचरण कहे या स्थानांतरण कहे, हीट ट्रांसमिशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हीट का ट्रांसमिशन होना, ट्रांसफर होना, ठीक है। तो अब देखिए चालन या कंडक्शन क्या है, यह ऊष्मा संचरण या ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है, ठीक है, एक प्रकार की वह विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होती है, लेकिन माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते, यानी माध्यम के कण वही रहते। अब माध्यम बोलने का मतलब क्या है, कोई भी चीज हो, जैसे कोई मान लेते हैं लोहे की छड़ है, आपने देखा कि जैसे हम मान लीजिए कि ये लोहे की छड़ है और हम इसके एक सिरे को आग में गर्म करें, आग जल रही हो और उसमें हम एक सिरे को गर्म करें, तो धीरे धीरे आपको ये वाला सिरा भी जलने लगेगा, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, जल जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से हीट यहाँ, जबकि आग में तो इसका एक ये वाला सिरा है, दूसरा सिरा आपने आग से दूर रखा, फिर भी हीट आपको दिखाई पड़ेगी कि अंदर ही अंदर आपके यहाँ तक दूसरा हैंडल भी गर्म। ऐसे जब आप गैस पे स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन आप चढ़ाते हैं तो हीट तो कहीं और देखिए हो रही होती, नीचे ही लग रही होती, लेकिन पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो जाता है कुछ समय के बाद, कहीं भी छुएंगे तो जल जाएंगे। इससे पता लगता है कि कोई न कोई ऐसी विधि जरूर है जिसमें हीट एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाहित हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। लेकिन अब क्योंकि ऐसा होता है कि ये लोहा है या फिर कोई भी धातु है, इसमें हीट एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा जा जरूर रही है, ठीक है, लेकिन क्या उसमें लोहे के कण इधर उधर हो गए, हट गए? नहीं हटते हैं। यानी कोई भी चीज उसके कण तो हटते नहीं है, यानी उस माध्यम के कण नहीं हटते, बल्कि उस बिना माध्यम के कणों के विस्थापन के ही ऊष्मा विस्थापित हो जाती है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। आपको समझ में आया? सामान्य रूप में आप इसको ध्यान रखें कि चालन क्या है। चालन यानी कि यहां पर बोलेंगे ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि, ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि। देखिए एक बार मैं ढंग से लिखे दे रहा हूं, इसके बाद मैं बोलता रहूंगा, आप उसको वैसे ही लिख लीजिएगा। एक बार ढंग से चालन में लिख दे रहा हूं, बाकी आप लिखिएगा। ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है, प्रवाहित होती है, जबकि, और होता क्या है, जबकि माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते, मतलब अपनी जगह नहीं छोड़ते, विस्थापित नहीं होते हैं। अब यहां पर हम बोल देंगे उदाहरण के लिए, उदाहरण भी अगर देना है तो हम बोल देंगे जैसे कोई भी धातु है, लोहा, तांबा, कुछ भी धातु की छड़ या बर्तन, कुछ भी आप लिख दें, का गर्म होना, ठीक, ये बोल सकते हैं। अब सामान्य रूप से आप इस बात को समझ गए। देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है, जबकि माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते। आप सामान्य रूप से सोचिए कि जब भी आप कोई चीज़ ऐसा कर रहे होते हैं, जब भी आप जैसे गर्म चीज़ में, अगर मान लीजिए आप चम्मच है, कोई गर्म बहुत ज़्यादा जल्दी हुई चीज़ में बहुत देर तक रखेंगे तो चम्मच पूरा ही ऊपर हैंडल तक उसका गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें उस चम्मच के कणों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, लेकिन फिर भी गर्म हो गया। इसी प्रकार से अगर आप लंबी सी लोहे की छड़ लेंगे, लंबी का मतलब एक सामान्य लंबाई की, और आप उसका एक सिरा बहुत देर तक गर्मी में रखें, एक आग में रखें, तो धीरे धीरे पूरी छड़ गर्म हो जाएगी, ठीक है।
जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि बाजारों में जब वेल्डिंग करने वाले होते हैं लोहे का वो बनाते हैं, देखिए तो जब आप पहुंचते हैं घरों की खिड़कियां दरवाजे लोहे के बनवाने के लिए, तो वहां पर देखिए वो वेल्डिंग वाले जो उसको वेल्ड करते हैं, हीट गर्मी से जब वहां प्रकाश बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि थोड़ी देर तक उसको छूने से मना करता है इसलिए कि अगर आप छुएंगे तो पूरा ही लोहा गर्म होता है और आप जल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सामान्य सी बात है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि माध्यम के कण अपनी जगह पर बने रहते हैं, माध्यम के कण अपनी जगह नहीं छोड़ते। भाई क्या लोहे की छड़ को आप गर्म कर रहे हैं तो क्या उसके टुकड़े अलग अलग हो गए या कण दूर दूर हो गए? नहीं हुए। ठीक है, सामान्य सी बात है। तो ये बात आपने समझ ली होगी अच्छे से। अब चलिए हम क्या करते हैं, दूसरी विधि की बात करते हैं और फिर अंत में तीनों विधियों को ढंग से एक बार समझेगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो चालन है, चालन केवल ठोस पदार्थों में होता है, ठोस पदार्थों में होता है, ध्यान रखिएगा, चालन ठोस पदार्थों में होता है। ठीक है, ध्यान रखें, सॉलिड में, क्योंकि अगर पदार्थ ठोस होंगे तभी तो देखिए ये जो रॉड है, आप जो देख रहे हैं रॉड है, मान लीजिए इसको हम गर्म कर रहे हैं, एक सिरे को हमने यहां से आग में इसमें गर्म किया, मान लीजिए यहां पर आग वाग जल रही है, ये गर्म हुआ, तो हम देखेंगे धीरे धीरे जब ये गर्म होगा तो यहां से हीट धीरे धीरे इस तरफ भी बढ़ती जाएगी और यहां भी हमें गर्मी का एहसास होगा। इस तरफ अगर इसको पकड़ा गया छड़ को, तो इसमें किसी भी कण ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, बस हीट कैसे ट्रांसफर हो गई, क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये जो लोहे की छड़ होगी या किसी की भी छड़ होगी, इसमें क्योंकि ठोस है तो इसके कण बहुत नजदीक होते हैं, एकदम सटे हुए, बहुत घने होते हैं, क्योंकि ठोसों में कणों के बीच कोई स्पेस, आपने पढ़ा है कि ठोस में कणों के बीच में, आपने बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ी होगी कि ठोस के कण अगर मैं बड़ा बड़ा बनाऊं तो ठोसों में कण एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, इनका स्थान जो होता है वो एकदम सटे हुए होते हैं। अब अगर ठोसों में अंतरा आणविक जो स्पेस होता है, अंतरा आणविक जगह होती है जो उनके अणुओं के बीच में, वो बहुत ही कम होती, नगण्य होती, इसीलिए जब एक कण गर्म होगा तो दूसरे कण को गर्मी दे देगा, तीसरे कण को दे देगा, ऐसे ही गर्मी ये पहुंचती चली जाएगी और ये गर्मी अपनी सब तरफ पहुंच जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप ये जान रहे हैं कि हाँ, क्योंकि ठोस के कण बहुत ही नजदीक हैं, बहुत ही समीप हैं, तो उनके बीच में जो अंतरा आणविक जगह है, स्थान है, वो बहुत कम है, अणुओं के मध्य का स्थान बहुत कम होता है, बहुत सटे हुए घने घने अणु एक दूसरे के साथ होते हैं, इसीलिए वो अपनी हीट एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं और धीरे धीरे बिना हटे ही वो ट्रांसफर कर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत क्लोजली, बहुत नजदीक इसके कण होते हैं। ठीक, इसीलिए ऐसा होता है। तो मुझे आशा है आप ये चीज भी समझ गए होंगे, ढंग से सीख गए होंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, संवहन क्या है। संवहन यानी कन्वेक्शन। अब देखिए ये जो वर्ड आया संवहन यानी कन्वेक्शन, ये क्या है? ये भी ऊष्मा संचरण की एक विधि है। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपना स्थान छोड़ते हुए ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक कराते हैं। यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि, ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है और माध्यम के कण उस ऊष्मा को विस्थापित करने में सहायता करते हैं। जैसे आप खुद सोचिए, अब ये बात आप लिख लेंगे, जैसे आप देखिए कि आपने इसको कहीं पर गर्म किया, पानी इसमें भर लेते हैं और पानी मान के चलिए एक बर्तन में पानी भर के आप गैस पर इसको गर्म करते हैं। अब ये अगर आप गर्म करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आग नीचे जल रही है और ये गर्म करना है, ठीक है, कुछ भी है, स्टोव है या कुछ है। अब ये जब द्रव गर्म होता है तो आप देखते हैं घर में आप पानी गर्म होते हुए आपने बहुत बार देखा, उसमें बुलबुले उठते हैं, पानी के कण धीरे धीरे ऊपर नीचे उसमें बुलबुले आपको दिखाई पड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि जो बिल्कुल नीचे पानी के कण हैं यहाँ पर, वो पहले गर्म होते हैं और गर्म होके वो हल्के हो जाते हैं और ये जो हल्के हो जाते हैं फिर ये ऊपर उठने लगते हैं। ये गर्म होके हल्के हो गए और ये ऊपर उठने लगते हैं और ये जैसे जैसे नीचे का तापमान गर्म होता है वैसे वैसे ये ऊपर उठते हैं और ऊपर वाले जो कण हैं वो नीचे आने लगते हैं। ऊपर वाले कण नीचे आने लगते हैं जो भारी हैं, और जो नीचे से गर्म है वो ऊपर जाने लगते हैं। कुछ नीचे से ऊपर जाते हैं, जो यहाँ गर्म होते रहते हैं वो नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले ऊपर से
नीचे की तरफ आने लगते हैं। यही होता है प्रक्रिया, इसीलिए आपको बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि इसमें स्थान छूट रहा है, यानी नीचे के कण ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के कण नीचे आ रहे हैं, नीचे वाले कण गर्म हुए, गर्म होने से हल्के हुए, हल्के होने के कारण ऊपर उठे, और ऊपर वाले भारी कण नीचे आते रहते हैं, और ये प्रक्रिया जारी रहती है। इसका मतलब कि माध्यम यहाँ पर जल था, इसका मतलब माध्यम के कणों ने अपना स्थान छोड़ दिया, अपना स्थान छोड़ करके वह ऊष्मा का स्थानांतरण कराने में सहायता कर रहे हैं। तो इसका मतलब संवहन ऊष्मा संचरण की या ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान से विस्थापित होकर के ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होने में सहायता करते हैं। तो ये विधि संवहन है। आप अच्छे से इस बात को समझ गए। उदाहरण भी जल या द्रव का गर्म होना दे देंगे, ठीक है, जल या द्रव का गर्म होना, ये उदाहरण दे देंगे। तो मुझे आशा है आप समझ गए। तो इसका मतलब यहां पर द्रव और गैस में, द्रव व गैसों में कौन सी विधि होती है? द्रव व गैसों में संवहन विधि होती है, ठीक, संवहन, यानी द्रव या गैस संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण कराते हैं, ऊष्मा उसमें द्रवों में या गैसों में, ठीक है, संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण या संचरण होता है, यानी ऊष्मा उसमें जो चलती है, पहुंचती है, गर्मी, वो संवहन विधि के अंतर्गत होती है, ठीक। ठोसों में चालन विधि से, द्रव व गैस में संवहन विधि से। अब आता है विकिरण में। विकिरण क्या है? तो ठोस द्रव गैस की तो बात हुई कि बस विकिरण को हमें अलग से ढंग से समझना है, बस रेडिएशन यानी विकिरण। देखिए विकिरण जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। अभी तक आपने इतनी चीजें देखी कि संवहन और चालन, इनमें सब में माध्यम की आवश्यकता होती थी। यहाँ ठोस माध्यम है तो यहाँ द्रव और गैस माध्यम है, लेकिन विकिरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विकिरण जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो हम तक पहुंचता है वह बिना किसी माध्यम के हम तक पहुंचता है, और उसमें माध्यम यद्यपि बीच में अगर पड़ता भी है, जैसे हवा, वायु वगैरह बीच में रहता है, तो भी उस माध्यम से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सूर्य का प्रकाश अगर आपसे पूछा जाए कि आप तक किस माध्यम से, किस विधि से पहुंचता है, तो ऊष्मा संचरण की विकिरण विधि से, इसीलिए उसको सौर्य विकिरण भी कहा जाता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है वो विकिरण माध्यम से पहुंचता है। और विकिरण एक ऐसी ऊष्मा संचरण की विधि है, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाती है, ये विकिरण है। तो विकिरण में आप लिखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें बिना किसी माध्यम के आवश्यकता के ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, ये आप लिखेंगे विकिरण में। और इसका उदाहरण सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य के विकिरण का हमारे पृथ्वी तक पहुंचना, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना, ये विकिरण है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा ये माध्यम कैसे नहीं है इसमें, आप इसको किसी उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कैसे संभव है कि बिना किसी माध्यम के ये चीज हो जाए? जैसे अभी आपने देखा वहां पर ठोस था तो लोहे की छड़ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्मी आ गई चालन में। संवहन में आपने देखा जल था तो जल के कण नीचे के गर्म होते रहे और ऊपर जाते रहे, ऊपर वाले नीचे आते रहे, तो उससे हो गया। लेकिन बिना किसी माध्यम के हीट कैसे पहुंच गई, ये विधि कैसे? तो आप इसको बहुत सामान्य तरीके से एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि ये आपकी कोई कैंडल है, ये मान लेते हैं आपकी कोई कैंडल जल रही है, मोमबत्ती, ठीक। अब अगर इसके पास हम कोई थर्मोमीटर लेकर के आए, मान लीजिए थर्मोमीटर है, ठीक, ये हम इसको यहां पर टच नहीं करा रहे, देखिए यहां पर बीच में गैप है, कोई स्पेस में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि इससे गर्मी, इसमें थर्मोमीटर में कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में तो कुछ भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, हवा है, आप कहेंगे हवा है, ठीक है, एयर है। लेकिन एयर, आप सोचिए, आपको ये मालूम है कि अगर इसके आसपास की, जैसे अगर आप ये बोलते हैं कि ठीक है एयर तो है, तो पहले दो बातें मैं उसके लिए आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि यहां से ये मोमबत्ती जल रही है, आप कह रहे हैं कि इसके आसपास कुछ ऐसा एरिया है जहां पर हवा है, क्या है, हवा या फिर वायु जिसको कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो वायु होगी वो तो गर्म होगी, और गर्म होने के कारण वो ऊपर उठेगी, गर्म होगी तो कहां उठेगी, ऊपर। इसको गर्मी कैसे मिली फिर?
क्योंकि यहाँ का तो जो वायु है वो क्या हुई, गर्म होकर के ऊपर उठ गई, जो आसपास की गर्म हुई वो एयर है वो ऊपर उठ गई, ये दूर है, ये उस रीजन उस क्षेत्र से दूर ही है, तब भी इसको गर्मी कैसे मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको मैं उदाहरण दूं कि हवा के बारे में, तो आप एक प्रश्न बताइए, हवा या वायु ऊष्मा की कुचालक है या सुचालक है? हवा या वायु ऊष्मा की कुचालक है या सुचालक है? सोचिए, गर्मियों में क्या होता है, हवा बहुत गर्म हो जाती है, ठंडियों में बहुत ठंडी हो जाती है, यानी ऊष्मा उसमें जाती होगी नहीं। ऊष्मा के लिए हवा या वायु कुचालक है, ठीक है। हवा या वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक होती है, ध्यान रखिएगा। यानी हवा या वायु में ऊष्मा नहीं प्रवाहित हो सकती, तो हवा में तो ऊष्मा प्रवाहित ही नहीं हो सकती, हवा को ऊष्मा गर्म नहीं कर सकती, ठीक, क्योंकि वो कुचालक है, तो इसलिए भी ये संभव नहीं। तो इसका मतलब यहां पर जो ऊष्मा स्थानांतरण हुआ होगा, जाहिर सी बात है किसी अन्य विधि से इसमें ऊष्मा पहुंची है, और वो क्या है, जैसे कोई आग जल रही होती सर्दियों में, आप दूर खड़े होते हैं तब भी आपके शरीर को गर्मी मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी न किसी विधि से आपके पास आई, जबकि हवा में वो नहीं आ सकता, क्योंकि हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, हवा में ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये जो अन्य विधि है ये कोई न कोई विकिरण ही विधि है, इसी का नाम विकिरण विधि है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, बीच में हवा है, हवा कुचालक है, फिर भी पहुंच जा रहा है, तो ये विधि क्या है, विकिरण विधि है, ठीक, आप समझ गए होंगे। तो चीजों को आप ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए, आपको जरूर समझ में आएंगी चीजें, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये विकिरण क्या है, ठीक है, और इसको कैसे चालन, संवहन और विकिरण, आपने इसको समझा। अब मैं डिटेल में आपसे एक बात ऐसे करता हूं, जैसे मान लीजिए 8-10 लड़के, 10 लड़कों को एक पंक्ति में आसपास सटा करके बिठा दिया जाए। सटा करके कहने का मतलब बहुत कम जगह गैप दे करके 10 लड़कों को बिठा दिया गया, ठीक, इस प्रकार से बहुत कम जगह से 10 लड़के हों या कितने भी लड़के हों, इससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसपास उनको ऐसे देखिए बिठा दिया गया, जितने भी लड़के, चलिए मान लेते हैं इतने लोग बैठे। अब अगर मैं यहां से बात करूं, ठीक है, अब आपको तीनों को समझने के लिए, ध्यान रखने के लिए ये उदाहरण रखिए। अब मान के चलिए कि आपने कोई चीज इस व्यक्ति को दिया, इसको दिया, एक बॉल ले लेते हैं, आपने इसको बॉल दिया, तो इसने क्या किया, इसको पकड़ाया, इसको पकड़ाया, इसको पकड़ाया, इसको पकड़ाया, इन्होंने इसको पकड़ाया, ऐसे ये सब पकड़ाते गए एक दूसरे को, और पकड़ाते पकड़ाते अंत में बॉल यहां पहुंच गई। इन लोगों ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, इन लोगों ने देखिए अपना स्थान नहीं छोड़ा, और वस्तु यहां से यहां तक पहुंच गई। यही विधि क्या थी, चालन, यही विधि क्या थी, चालन यानी कंडक्शन। अब अगर इन्होंने क्या किया, ये उठ के गया, इसने इस वाले को दिया, और ये वाला उठ के गया, इसने इस वाले को दिया, ये उठ के गया, इस वाले को दिया, अब भी वो बॉल यहां से वहां तक पहुंच गई। लेकिन ये जो विधि हुई, इसको आप जनरली संवहन समझ लीजिए। देखिए इसमें कण यानी माध्यम के कण, अगर इनको हम समझें तो ये मूव कर रहे हैं, इनको मूव करना पड़ेगा, इसको यहां आना पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाएगा, और थोड़ा सा यहां आना पड़ेगा, इसको यहां आना पड़ेगा, ये यहां आना पड़ेगा, ये हो गया। इसके बाद अगर हम सीधे यही वाला बंदा, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये बॉल को फेंक दे और सीधे ये कैच कर ले, तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम दिमाग में रखने के लिए विकिरण बोलेंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए ये उदाहरण सामान्य जनरल सिर्फ मैंने इसलिए दिया, ये कोई उदाहरण साइंस का वैसा नहीं है उदाहरण है, इसको सिर्फ आपको याद रखने के लिए ये माइंड मैप आपको माइंड में रखना होगा, चालन, संवहन और विकिरण को, तो आसानी से चीजें समझ आएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा बताया, कभी आप भूले तो इस बात को याद कर ले, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें देखिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन कण के बिना हटे वो चीज एक जगह से दूसरे, यहाँ आप क्या करेंगे, ऊष्मा को पहुंचाएंगे, है ना, इनको फिर कण मान लेना माध्यम के और आसानी से समझ लेना। और संवहन में क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति जाके चौथे पांचवें व्यक्ति को, वो अगले चौथे पांचवें व्यक्ति को ऐसे दे करके पहुंचा देगा, मतलब कण ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ लेंगे तो माइंड में थोड़ा सा ये रहेगा। ये कोई ऐसा साइंस का उदाहरण नहीं जो आपको देना नहीं है यहाँ साइंस में उदाहरण, ये मैंने आपको याद रखने के लिए इन विधियों के लिए बात बोली है, ठीक है, इसको आप वहां नहीं बताएंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, ऊष्मीय प्रसार क्या है। देखिए ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार कहें या फिर इसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहें,
ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मल। थर्मल मतलब ऊष्मा, थर्मल एक्सपेंशन। प्रसार का मतलब ही है एक्सपेंशन यानी फैलाव। तो देखिए ऊष्मीय प्रसार एक ऐसी घटना है जिसमें ऊष्मा के कारण किसी भी चीज में प्रसार होगा या संकुचन होगा, ठीक है, ऊष्मा के कारण, तो यह घटना ऊष्मीय प्रसार कहलाएगी। जैसे आप देखिए, आप बहुत ध्यान दीजिए चीजों को। जैसे मान लेते हैं, आप देखते हैं कि आपके जो कॉलोनीज में या आपके गांव में कहीं भी आप देखिए रास्तों पर जो दो खंभे बंधे होते हैं और खंभों में तार बंधे होते हैं, यहां से बिजली के तार देख लें, टेलीफोन के तार देख लें, वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं, हमेशा ढीले, एकदम तान के। कभी भी देखिए ये दो खंभों के बीच में जो तार होता है, कभी ऐसे नहीं कि एकदम टाइट सीधा करके बांधा जाए, ऐसा कभी नहीं बंधा मिलेगा, हमेशा आपको ऐसे बंधे मिलेंगे। या थोड़ा सा लोच जरूर होगा बीच में, मान लीजिए 2-3 तार भी बंधे, तब भी आप देखेंगे कुछ इस टाइप से बीच में डंडे भी बंधे होते हैं और ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो आप सोचिए तार ऐसे क्यों बांधे जाते हैं ढीले करके, क्योंकि जब गर्मी होगा, गर्मी का समय होगा, तो ये इनको ज्यादा हीट, ज्यादा उष्मा मिलेगी तारों को, और क्योंकि उनके अंदर धातुएं होती हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब आप जानते ही हैं तारों के अंदर, तो ये गर्मी के कारण क्या होगा, इनका प्रसार होगा, गर्मी मिलेगी, उष्मा मिलेगी, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इनका प्रसार होगा। तो जब प्रसार होगा, बढ़ेंगे, तो ये ढीले हो जाते हैं, इसलिए गर्मी के कारण दिनों में आप देखते हैं ज्यादा ऐसे लटके हुए दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जाड़ों में यही चीज थोड़ा सा और टाइट हो जाती है, मतलब मान के चलिए कुछ ऐसे ऐसे कुछ टाइट, इसलिए इतना ढीला छोड़ा जाता है कि जब जाड़े में ठंडक होती है तो उस ऊष्मा के कारण उसमें क्या होता है, ताप में गिरावट होता है, और ताप में जब गिरावट होता है जाड़ों में, तो वो टाइट, संकुचन होता है, तो वो टाइट हो जाते हैं। टाइट होते तो पहले से क्योंकि ढीला छोड़ा गया, तो टाइट होने के बाद भी वो ढीले बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पहले से ही टाइट रखा गया होता तो जाड़ों में ये टूट जाते, ब्रेक हो जाते, ये टूट सकते थे, है ना, टूट सकते थे। तो ये सब चीजें आप समझेंगे, इसीलिए टाइट नहीं बांधा जाता। अब दूसरा उदाहरण लेकर के समझते हैं। दूसरा उदाहरण रेल की पटरियों के बीच में देखते हैं आप, जब पटरियां होती हैं जिसपे रेल चल रही होती है, ऐसे जो पटरियां बिछी होती है, इनके बीच में जरा सा ऐसा गैप छोड़ दिया जाता है। हमेशा ये पटरियां जो जब ज्वाइंट होती है जिस जगह पर, वहां पर थोड़ा थोड़ा गैप देखने को मिलेगा आपको। आप अगर पटरियों पर ध्यान देंगे रेल की, जिसपे रेल की गाड़ी ऐसे चलती है, तो आप देखेंगे यहां पर पटरियां आपको, ठीक है, आपको ये गैप यहां पर दिखेगा। ये ज्वाइंट जरूर होंगे, यहां पर जुड़े होंगे, लेकिन यहां कुछ गैप रखा जाता है, बहुत ही कम रखा जाता है, लेकिन रखा जाता है। आप ध्यान देंगे कभी तो आपको दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है? ऐसा इसीलिए होता है कि ताकि गर्मियों में जब ऊष्मीय प्रसार हो तो ये दूर होंगे, तो थोड़ा ही दूर होंगे, और अगर जाड़ों में संकुचन होगा, जाड़ों में जब उसका ताप कम होगा, तो ये जब संकुचित होंगे, तो ये ऐसा नहीं कि कभी संकुचन के कारण ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए बिल्कुल सटा के रख दिया जाता, तो ऐसा भी हो सकता था कि संकुचन होता और ये ऊपर ऐसे हो सकता था कि वो टेढ़ी हो जाए, तो ये टेढ़ी हो सकती थी, इसीलिए ये स्पेस रखा गया ताकि ये टेढ़ी ना हो पाए। जाड़ों में थोड़ा सा स्पेस है, एडजस्ट कर लेंगे, गर्मियों में थोड़ा हल्का और गैप हो जाएगा, तब भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा गैप रख दिया जाता है ताकि ऊष्मीय प्रसार के कारण इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेल की पटरियों के बीच में जो गैप रखा जाता है, रेल की पटरियों के बीच में जो गैप रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? तो आप बोलेंगे ऊष्मीय प्रसार के कारण। टेलीफोन के तार या फिर बिजली के तार खंभों में बंधे होते हैं, वो ढीले क्यों बांधे जाते हैं? ऊष्मीय प्रसार के कारण, ताकि ऊष्मीय प्रसार के कारण वो सर्दियों में सिकुड़ करके टूटने ना पाए, और गर्मियों में थोड़ा सा और ढीले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको आंसर में करनी है। अब हमारे पास बचता है क्वथन और वाष्पन में अंतर। हम ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में जब भी पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, क्वथन और वाष्पन पर चर्चा करते हैं, और इसके साथ आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, क्वथन और वाष्पन में अंतर। आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कार्य आपके लिए कर सके। तो चलिए देखते हैं क्वथन और वाष्पन में अंतर। अब हम क्वथन और वाष्पन में अंतर सीखेंगे कि ये प्रक्रियाएं क्या है। देखिए, क्वथन
जो जैसे कोई जल या जल गर्म होता है, गर्म होने के लिए उसको आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, ये आपको लिखना नहीं, समझना है। तो ऐसे ही जल के लिए क्वथनांक आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल को गर्म या उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वही उसका क्वथनांक कहा जाता है, उसी से क्वथन है। तो आप समझिए इसको, इसका मतलब कि प्रत्येक द्रव के लिए, है ना, यहाँ पर यह प्रक्रिया, जो यह विधि है, यह प्रक्रिया क्या है, यानी क्वथन की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया नियत ताप पर होती है। नियत मतलब फिक्स्ड, नियत ताप पर होती है, नियत ताप पर होती। पहली बात ये अंतर आप लिख देंगे सबसे पहला, किसके लिए ताप का फिक्स होना जरूरी। तो वाष्पन में यह, इसके लिए यह किसी भी ताप पर हो सकता है। इसका अगर एक बात बोले तो यह प्रक्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है। वाष्पन, यह प्रक्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है, किसी भी ताप पर हो सकती है, ठीक है। एक अंतर ये बता दीजिएगा आप, एक एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर जैसे इसका अगर बोला जाए तो यह प्रक्रिया किसी भी नियत ताप पर होती है और यह प्रक्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रक्रिया में आप बताइए, जल को गर्म करने के लिए आप गैस पर या फिर इंडक्शन पर कहीं भी आप उसको गर्मी देते हैं ना, ऊष्मा देना पड़ता है, आपको बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है, यानी कि इस प्रक्रिया में बाहरी ऊर्जा की जरूरत होती है। बाहरी ऊष्मा या ऊर्जा, जो आप कहना चाहें, बाहरी ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जल को गर्म करने के लिए आपको बाहर से गर्मी यानी गैस आदि के द्वारा देनी पड़ती है, और इस प्रक्रिया में बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें यानी इस प्रक्रिया में, वाष्पन में बाहरी ऊर्जा की जरूरत, बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। तो ये दो अंतर आपके हो गए। अच्छा, आप देखिए, जब ये द्रव उबलता है, यानी कोई भी जल उबलता है, तो उसमें देखिए क्या होता है, हर एक कण, नीचे से ऊपर तक बुलबुले उठते हैं, हर एक कण उसमें क्या होता है, उसमें भाग लेता है। यानी कि इस प्रक्रिया में, यह कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया द्रव के प्रत्येक भाग में होती है, ऐसे कह सकते हैं। यह प्रक्रिया द्रव के प्रत्येक भाग, द्रव मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, जल हो या कुछ और हो, के प्रत्येक भाग में होती है, ठीक है। तो ये बता सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो वाष्पन की प्रक्रिया है, वाष्पन की प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, वाष्पन की प्रक्रिया द्रव की सतह पर होती है। प्रक्रिया द्रव के सतह यानी सरफेस पर होता है, बस सतह पर होता है या होती है। अच्छा, प्रश्न आ रहा होगा, वाष्पन, जैसे वाष्पन है क्या? आपसे ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो घड़े में पानी भरा होता है वह किस विधि से ठंडा होता है? तो वाष्पन से ही ठंडा होता है। वाष्पन से क्यों ठंडा होता है? क्योंकि ये जो घड़ा होता है, आप समझिए, घड़ा हो गया या कोई भी ऐसे मटका आप ले लीजिए, है ना, इसमें जो पानी भरा होता है, इसमें क्या होता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। मिट्टी के बने बर्तनों में बहुत ही पतली पतली नलिकाएं या छेद होती हैं जो हमको दिखते नहीं, इतने छोटे होते हैं। और उससे क्या होता है कि द्रवों का रिसाव, द्रव जो अंदर पानी भरा जाता है, देखिए गर्मियों में जब हम पानी पीते हैं तो इसमें जो पानी भरा होता है वो इनके माध्यम से, पानी तो अंदर क्योंकि सब पूरा भरा हुआ है, तो पानी क्या होगा, इन छिद्रों के माध्यम से वो पानी बाहर सरफेस पे, इसकी सतह पर यहाँ आ जाता है, आता है, ठीक है। और जब सतह पर आता है तो बाहर का जो टेम्परेचर है, क्योंकि अंदर के टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो यहाँ से वाष्पन की प्रक्रिया होने लगती है और यही जो जल है वो वाष्पीकरण होकर के उड़ने लगता है, यानी भाप बन करके उड़ने बाहर निकल जाता है, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो वो वाष्पन की प्रक्रिया होने के कारण, जब भी द्रव में, किसी भी द्रव में वाष्पन की प्रक्रिया अगर होगी, ठीक है, वेपराइजेशन जिसको कहते हैं, इसमें मान लीजिए जल ऐसे उड़ेगा, तो इसका मतलब है कि कभी भी जब वाष्पन की प्रक्रिया होगी तो इस जल का जो तापमान होगा वो कम होगा, जल का तापमान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के बारे में आप जानते हैं कि अधिक ताप से कम ताप की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है, अधिक ताप से कम ताप की तरफ प्रवाहित होती है। इसमें क्या होगा, जो उसका तापमान होगा, जाहिर सी बात है कि जब वो वाष्पन हो रहा होगा तो वाष्पन मतलब भाप के माध्यम से ऊष्मा निकल जाएगी,
इस प्रक्रिया में भाप के माध्यम से, वाष्प के माध्यम से ऊष्मा उस द्रव की निकल जाएगी, बाहर निकलेगी, कम होगी, तो इसका तापमान, इसके जल का जो तापमान होगा वो फिर घटेगा, और जब तापमान घटेगा तो पानी ठंडा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस घड़े में यानी किसी भी मिट्टी के बर्तन में जब पानी भरा जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। किस प्रक्रिया के कारण? वाष्पन के कारण। आपसे पूछा जाए किस प्रक्रिया के कारण घड़े का या मिट्टी के बर्तन का पानी ठंडा होता है, तो आप कहेंगे वाष्पन के कारण होता है। ठीक, वेपराइजेशन के कारण। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए वाष्पन के लिए पहला पॉइंट था कि किसी भी ताप पर हो सकता है। तो देखिए यहां कोई आपको बाहर से तापमान नहीं देना पड़ रहा, अपने आप स्वतः ये प्रक्रिया हो रही है। ऐसे आप तालाबों में देखते हैं, गांव में तालाब होते हैं या नदी नहर होते हैं, तो आप देखते हैं सर्दियों में बहुत उस पे आपको वेपराइजेशन यानी वाष्पन की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। और वाष्पन की प्रक्रिया केवल द्रव के सतह पर होती, एक लेयर ऊपरी सतह पे होती, अंदर से नहीं होती, क्योंकि अंदर से आपको हीट नहीं दी जा रही है। ठीक है, जबकि इसमें गर्म करते समय आपको गैस चूल्हे पे उसको या लकड़ी आदि पे जला करके उसको गर्मी देनी पड़ेगी, तब वो क्वथनांक पे पहुंचेगा, यानी उसको तापमान देना पड़ेगा, अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये अंतर है इनमें। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे कि ये आखिर कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 3 अंतर हो गए। अब अगला अंतर देखिए 3 क्या हो गया? पहला है नियत ताप पर, दूसरा हो गया बाहरी ऊर्जा देना पड़ता है, इसको बाहरी ऊर्जा नहीं देना पड़ता। यह प्रक्रिया द्रव के प्रत्येक भाग में होती है, और ये वाष्पन की प्रक्रिया केवल द्रव की सतह यानी सरफेस पर होती है। ये बात आपको अभी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस प्रक्रिया में जब पानी उबलता है तो देखिए बुलबुलों की आवाज भी निकलती है। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई इस प्रक्रिया में आवाज होती है, इस प्रक्रिया में यानी क्वथन में आवाज होती है, इस प्रक्रिया में आवाज होती है। और कभी घड़े में पानी ठंडा होता है तो उसकी कोई आवाज आपने नहीं सुनी होगी, है ना? तो इसमें ध्वनि नहीं होती, आवाज, इस प्रक्रिया में आवाज नहीं होती, ये भी हम बता सकते हैं, आवाज नहीं होती है। यहां लिखिएगा, इसमें इस प्रक्रिया में लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए इसके लिए यह प्रक्रिया जो है बहुत ही तीव्र, ये प्रक्रिया क्वथनांक की बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। ठीक, आराम से धीरे धीरे चीजें ये प्रक्रिया बहुत ही तीव्र है, यह तीव्र प्रक्रिया है, फास्ट, इसकी तुलना कर रहे हैं ना, इसलिए यह प्रक्रिया तीव्र प्रक्रिया है, तीव्र प्रक्रिया है, तेजी से, क्योंकि आपने बाहर से ऊष्मा दे दी ना, तो फटाक से वो हो जाएगा, गर्म हो जाएगा जल या जो भी होगा, और इसमें कोई ऊष्मा नहीं दी जा रही, तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया होती रहती है अपने आप में। तो यह धीमी प्रक्रिया है। तो धीमी प्रक्रिया क्या है? धीमी प्रक्रिया है वाष्पन, यह धीमी प्रक्रिया है, ये लिख लेंगे। एक और आप अंतर लिख सकते हैं कि इसके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, और इसके लिए क्या किसी भी ताप पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतने अंतर आप लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, काफी हो गए। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। आपने ये सारी चीजें समझी, क्वथन और वाष्पन में अंतर समझा, और सारे डिटेल में हमने इस चैप्टर को सीखा। यानी ऊष्मा चैप्टर में मैक्सिमम सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, सीख ली हैं, जान ली हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ऊष्मा चैप्टर में कोई भी दिक्कत होने वाली है। आप लोग ढंग से इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, और ध्यान से चीजों को एक एक करके सीखते जाइए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में पहुंचाइए, ताकि हम लोग और मनोबल के साथ अच्छे से कार्य कर सकें, आपके लिए अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सके। मुझे आशा है यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद साइंस में हम लाइट यानी प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर ध्वनि पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होगा साइंस का, और अच्छे से आप चीज़ों को सीखेंगे, और जो भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर कर पाएंगे। आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। पूरे 2 पार्ट में इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।